Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the mercy of Allah Almighty. Students, today we are going to learn about solubility and solubility curves. अब हम देखेंगे बेटा कि solubility क्या होती है और solubility curves क्या होती हैं. ठीक है, सो इसको हम वन बाय वन जो अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले solubility क्या है. सॉलिबिलिटी मतलब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट में कोई सोल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट के ऊपर से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है, दैट इज़ सॉलिबिलिटी. यानी हल करने की कितनी सलाहियत है, कितनी कैपेसिटी है किसी सॉल्वेंट को अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की. ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट को अपने अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व करने की कितनी कैपेसिटी है, सलाहियत है, दैट इज़ सॉलिबिलिटी. यानी कोई चीज़ कितनी जो है वो किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है. तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी पड़े, अपनी बेटा नोटबुक्स अपने सामने रखा करें, जब लेक्चर हो रहा होता है पेंसिल अपने हाथ में रखा करें. कुछ जो ऐसी बातें जो आपकी बुक पे नहीं लिखी वो मैं बताती हूँ तो उसको आप फ़ौरन नोट कर लिया करें. तो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ जी डेफिनेशन सॉलिबिलिटी की, तो क्या है डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू गिव सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी अमाउंट सोल्यूट की वो अमाउंट जिसको जब हम उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने पे जो सोल्यूशन बनता है, बेटे हमें पता है सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है. मिक्सचर भी नहीं, कॉम्बिनेशन हम इसको कहेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट का. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन. अगर मैं यहाँ पे आपको राइट करके बताऊँ तो आपको पता है जी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो मिलकर क्या बनता है, इज इक्वल टू जी आपके पास बेटा सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है. सॉल्यूशन तो ये बन गया है. अगर आगे मुझे जो है वो आपको बताना पड़े कि मैं कह रही हूँ क्या कि सॉल्यूट की वो अमाउंट जिसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने पे एक सॉल्यूशन बनता है एंड दैट सोल्यूशन शुड बी सैचुरेटेड. वो सोल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, ये तो आप लोग बेटा 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. 7th क्लास के अंदर ही आपको जो है वो बता दिया जाता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है. सैचुरेटेड क्या है कि अगर हम इन्हें हीट करें ना तो हीट करने पर अभी मज़ीद सोल्यूशन के अंदर जो ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है सोल्यूट को. और अगर वो मज़ीद डिज़ोल्व ना कर सके तो दैट विल बी द अनसैचुरेटेड पॉइंट, कि आपके पास वो अनसैचुरेशन हो गई है. सैचुरेशन मतलब गाढ़ापन हो जाता है. अब इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब आप मज़ीद उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते. सैचुरेटेड इतना हो गया, इतना गाढ़ा हो गया है वो कोई भी सॉल्वेंट जिसके अंदर आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं कि अब उसके अंदर हीट करने पर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने अंदर जो है वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके. बात समझ आई कि वो गाढ़ा हो चुका है और इतना थिक हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है कि अब हीट करने पर भी मज़ीद उसके अंदर जो है ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अंदर जो है वो सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन आएगा भी कब बेटा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. बेटा टेम्परेचर हमने यहाँ पे क्यों टर्म यूज़ किया, क्योंकि अब सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया है, हमने अपना एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी देख लिया और अब मज़ीद जो है वो सोल्यूशन जो हमारा है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बात कर रहे हैं. ठीक है, ख़ास टेम्परेचर पे. ये आपके पास क्या आ जाता है, ये सॉलिबिलिटी आ जाती है. अगर हम यूनिट्स की बात करें, सॉलिबिलिटी के यूनिट्स की बात करें तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम्स है उसको हमने कांस्टेंट रखना है अपने सॉल्वेंट को. ठीक है, कांस्टेंट सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर डिजॉल्व करना है. सोल्यूट जो होता है उसकी जो है वो कम ज़्यादा ग्राम्स हो सकते हैं, बट आपके पास जो सॉल्वेंट होगा इट शुड बी कांस्टेंट, वो हमने 100 ग्राम ही रखना है. ठीक है, सो नंबर ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, उनको डिजोल्व करेंगे. लाइक अगर मैं सोल्यूट की बात करती हूँ तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है. यहाँ पे अगर आप देखें ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है जी कि ये जो है ये वाली लाइन कि आप क्या करें, सोडियम क्लोराइड को जो है वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड का जो मैस है दैट इज़ 37.5 ग्राम. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं और आपके पास जो वाटर है वो 100 ग्राम है. तो इसका मतलब है कि वाटर को
अपने अंदर सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करना पड़े, ठीक है, तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है सोडियम क्लोराइड की वाटर में 37.5 ग्राम है, ठीक है, 37.5 ग्राम जब सॉलिबिलिटी है 100 ग्राम वाटर के अंदर। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें कॉपर सल्फेट की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 75.4 ग्राम है, ठीक है आपके पास, और इसको आप 100 ग्राम में डिज़ोल्व करें। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट की जो है वो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी टोटल कितनी है 75.4 ग्राम है, ठीक है। आगे मैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलूँ तो आप क्या करते हैं, सोल्यूट लेते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। आपने बेटा एक सोल्यूट ले लेना है एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल डिज़ोल्व दैट सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट। फिर क्या होगा बेटा, जब आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे तो वो जो सोल्यूट है उसकी डिसोसिएशन या उसकी आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर ही है, उसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाला, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व कैसे होगा बेटा, जब वो उसके आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आयंस में। तो इसी तरह से आपने सोल्यूट लेना है, उसको डिज़ोल्व कर लेना है सॉल्वेंट में, ठीक है, और जब उसको आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो आफ्टर दैट सोल्यूट्स क्या हो जाएगा, आयंस में उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, ठीक है, आयंस में ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो क्या करेगा, पूरे का पूरा वो जो आयंस होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे सॉल्वेंट में। जब वो स्प्रेड हो जाएंगे सॉल्वेंट में तो फिर उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आयंस जब नमक ही है, नमक की जब आयंस बन जाएंगे, जब वो पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, कम्प्लीटली फैल जाएंगे, तो वाटर का जो सोल्यूशन बनना है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा। आप नहीं पहचान कर पाएंगे कि इनमें से नमक कौन सा है, आप नमक को सेपरेट नहीं कर पाते। यूनिफॉर्म का मतलब तो यही है ना, यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म अपेयरेंस हो जाती है, बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, लगता ही नहीं हमने कोई चीज़ जो है कोई और चीज़ भी इसके अंदर ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, आफ्टर दैट अ सोल्यूट विल नॉट डिजोल्व एंड कंसनट्रेशन कनेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, अब क्या होगा, सोल्यूट जो होगा ना वो मज़ीद उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, बल्कि अब क्या होगा कि अगर हम उसको टेम्परेचर भी देंगे ना, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, अब मज़ीद सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। वो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो वाली है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट टू गिव सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम अगर उसको हीट करने की कोशिश करेंगे ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ था बेटे, जब हमने सोल्यूट को ऐड किया था सोल्यूट के आयंस बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। आफ्टर सैचुरेटेड पॉइंट हम उसको मज़ीद टेम्परेचर देने की कोशिश करते हैं तो वो सोल्यूट के आयंस नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा, वो जो आयंस होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ अगेन कनेक्ट करना शुरू कर देंगे और नमक बनाना शुरू कर देंगे। जो NaCl आयंस में कन्वर्ट हुआ था सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में, अब वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वो आपस में बेटे मिलना शुरू हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो है वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें आयंस दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर जो है कंपाउंड या एलिमेंट बनाना शुरू कर दें, तो उसमें हमारे पास क्या होती है जी, उसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी अगेन रिक्रिस्टलाइज आउट का होना, क्रिस्टलाइजेशन यानी अगेन से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो जो आयंस बने थे वो फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा जी, आपके पास अगर हम आगे देखें तो आपके पास सॉलिड अगर एक सेस अमाउंट में हो ना, हम क्या करते हैं, हम फिर भी नहीं रुकते, हम सॉलिड ऐड करते जा रहे हैं। सॉल्वेंट हमने 100 ग्राम ही रखा हुआ है, सॉल्वेंट को बेटे चेंज नहीं करना है, दैट इज़ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताई थी। हम सोल्यूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉल्वेंट को हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा सेम है, उसके अंदर हम सॉलिड अपना यानी जो सोल्यूट है वो ऐड करते जा रहे हैं, एक्सेस में हो गया, तो एक्सेस में हो जाएगा तो आगे दो प्रोसेस होते हैं, या तो डाइसोल्यूशन हो जाएगी या क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी तो वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसकी थोड़ी सी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है सॉलिबिलिटी के बारे में। आगे अगर मुझे इसकी मेजरमेंट करनी पड़े तो मेजरमेंट कैसे करूँगी, मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करूँगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर, अब वो जो सैचुरेटेड, या तो मैंने बताया एक्सेस में अगर सॉल्यूट आपके पास हो जाता है, दो प्रोसेस होते हैं, डाइसोल्यूशन का या क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना। अब वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसकी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे, उसको फिल्टर करवाएंगे। फिल्टर करने से क्या होगा बेटा, जब आप किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं,
एक होता है रेजिड्यू और एक होता है फिल्ट्रेट। रेजिड्यू वो होता है जो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है। आप क्या करते हैं बेटा, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया है, ज़रा आप अपने माइंड में इस एक्सपेरिमेंट को लेकर आए कि हमने कैसे किया था। आपने क्या करना है, एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर आपने जो है वो फ़नल रखी, फ़नल के अंदर आपने अपना फ़िल्टर पेपर रखा। ठीक है, आपने क्या किया, फ़िल्टर पेपर को जब उसके अंदर जो भी आपका सोल्यूशन था उसको आपने जब उसके अंदर ऐड किया तो वो जो फिल्ट्रेट और रेजिड्यू दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। रेजिड्यू क्या होगा, वो चीज़ होगी जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, यानी आप ये कह सकते हैं इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आपके फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, तो वो आपका क्या होगा, रेजिड्यू होगा। और जो नीचे लिक्विड वाला पोर्शन आएगा आपके बीकर के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, आपके बीकर के अंदर जब लिक्विड वाला पोर्शन आएगा दैट विल बी योर फिल्ट्रेट। वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट का होता है वो चीज़ जो बिल्कुल साफ़ होकर आ जाती है, ठीक है, वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। वो आप चाइना डिश वगैरह के अंदर ले लेते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है, यानी हीट क्यों करेंगे, अब वो सारा आपके पास लिक्विड फॉर्म में जो है वो चाइना डिश या बीकर की बात करें तो हम बीकर का ही वर्ड लेंगे। बीकर हम जो है उसके अंदर जो हमारा फिल्ट्रेट आ गया, उस बीकर को हम क्या रखते हैं, हीट देना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर जितना लिक्विड होगा वो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। जब लिक्विड एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो बाकी जो उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व था सॉल्वेंट तो जो लिक्विड था वो तो इवेपोरेट हो गया ना, वो जो सॉल्यूट था उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमने क्या देखा है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमने देखा है कि सॉल्यूट की वो अमाउंट जब हम उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उससे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है खास टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। फिर हमने बेटा देखा उसके यूनिट के बारे में, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, फिर हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं और सॉल्युबिलिटी आती कैसे है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स को अगर हम देखें तो बेटा ये सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है बेटा, कर्व की बात आ जाती है, जब हमने कर्व ड्रॉ करनी है तो हमारे पास ग्राफ ही आ जाता है, ठीक है, ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी टी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, इसके दरमियान एक ग्राफिकल जो है वो आपके पास क्या है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उससे पहले ये इसकी टाइप्स को बताने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, जो आपके पास टेम्परेचर होता है उसको आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है उसको आप वाई एक्सिस पे लेते हैं। अगर हम आगे देखें टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व, तो बेटा इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व और दूसरी होती है डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। अब हम इनको बारी बारी जो है वो देखते हैं जी। कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होती है बेटा, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व वो होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई सडन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आता, ठीक है, मतलब स्मूथली काम हो रहा होता है, बड़ा स्मूथली बड़ा रिदमिक वे में काम हो रहा होता है, कोई अचानक से शार्प ब्रेक्स नहीं आ जाते उसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यूसली जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कंटिन्यूसली सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो रही है। कंटिन्यूसली यानी एक स्मूथ वे से जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इसके जो है वो ग्राफ्स की तरफ देखें तो देखें, अगर बेटा वो कम हो रहे हैं तो एक सीक्वेंस के साथ यूँ कम हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस के साथ यूँ बढ़ रहे हैं, कोई यूँ फिर यूँ इस तरह से नहीं आता कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। इस तरह से जो है उसके अंदर नहीं होता, एक खास सीक्वेंस में खास स्मूथ वे से रिदमिक वे से जो है इसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह जो है वो होता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कोई कंटिन्यूस जो है ये आप कह लें, इसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आती, ठीक है। इसमें जो है वो रिदमिक या स्मूथ चेंजेस नहीं होती, इसमें अचानक से अब्रप्ट चेंजेस, सडन चेंजेस आ जाती हैं। अचानक से जो है वो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, अचानक से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, फिर अगली दफ़ा कम, एक दफ़ा कम हो गई, एक दफ़ा बढ़ गई, एक दफ़ा फिर अगली जो है वो कम हो गई है, यानी अचानक से चेंजेस आती रहती हैं। इसमें कोई स्मूथ वे से जो है वो चेंजेस नहीं आती। एक बंदा काम कर रहा है, अचानक से कोई जो है वो इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, तो इसमें ये जो है वो ये वाला सिचुएशन आ जाता है डिसकंटिन्यूस के अंदर, ठीक है बेटा। जो डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स होता है, इसमें जो हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। डिसकंटिन्यूस के अंदर केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, बट जो कंटिन्यूस होता है उसमें आपके पास जो होती है सॉल्युबिलिटी कर्व्स, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर हम इनको अब डिस्कस करें, पहले सॉल्युबिलिटी कर्व्स के ग्राफ को हम देखते हैं। अगर मैं इसका बेटा ग्राफ देखूं तो आप देखें यहाँ पे NaNO3 CaCl2 लेड नाइट्रेट, इनकी बेटा जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स होती है ना, जो कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स है, इसमें आगे तीन तरह से होती है।
तीन तरह से होती है। तीन तरह से कैसे होगी? या तो ये क्या होगी जी, ज़्यादा आयंस बनाएगी, या ये बढ़ती है, या ये कम होती है, या ये कांस्टेंट रहती है। तीन तरह से होगी, या ये क्या करेगी, इंक्रीज, या ये डिक्रीज, या ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये तीन चेंजेस आती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखें, इसके अंदर ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी इसकी सॉलिबिलिटी ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इन सब की इंक्रीज़ कर रही है। ये लेड नाइट्रेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कैल्शियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोरेट की, इनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन ये जो KCl है, NaCl वगैरह हैं, या NaNO3 है, इनके अंदर अगर हम देखें, आप अपनी बुक पे अपने सामने रखिएगा इसको ताकि समझने में आसानी रहे। अगर हम इनको देखें बेटा, तो इनकी ये कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से इनके बेटा सॉलिबिलिटी तब बढ़ेगी जब आयंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो मैंने पहले बताया, इन वाले केस में इनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है ये ज़्यादा आयोनाइज हो रहे हैं। ज़्यादा आयोनाइज होंगे तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा टेम्परेचर के बढ़ने से आयोनाइज नहीं होते, तो ये आयोनाइज नहीं होते, तो इस वजह से क्या होता है, इनकी जो है वो आयोनाइजेशन ना होने की वजह से ज़्यादा ये कांस्टेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें सीजियम सल्फेट की तरफ, अगर देखें यहाँ पे, तो ये बेटा इसका ग्राफ यूँ नीचे की तरफ है। ठीक है, यूँ नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉलिबिलिटी कम हो रही है, यानी इसके आयंस जो है वो जो बने हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ दोबारा मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन आ जाती है। अभी हमने जो है वो बेटा डिस्कस किया है सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में। सॉलिबिलिटी का मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में आगे मैंने बता दिया, 2 टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में मैंने आपको बता दिया क्या होता है जी, कि सडन चेंजेस नहीं आती, बड़ा स्मूथ और रिदमिक वे में जो है वो काम हो रहा होता है। डिसकंटिन्यूस में अचानक से सडन चेंजेस आ जाते हैं। जो कंटिन्यूस है उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बट डिसकंटिन्यूस में केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। ठीक है, कंटिन्यूस में जो अगर देखें तो ये 3 तरह से होती है। एक ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बढ़ती है सॉलिबिलिटी। नंबर 2 हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कांस्टेंट रहती है सॉलिबिलिटी। नंबर 3 टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि आयनाइजेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं होती। और कम क्यों होती है, इसलिए कम होती है कि जो आयंस पहले ही बने होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ फिर से मिलना शुरू कर देते हैं, तो कम आयंस रह जाते हैं, इसलिए सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। अब अगर हम देखें डिसकंटिन्यूस की तरफ, तो यहाँ पर देखिए अगर आप कैल्शियम क्लोराइड .6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक दफ़ा हमने हीट किया तो इसके जो है 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, दूसरी दफ़ा हमने हीट किया 2 और कम हो गए, तीसरी दफ़ा हीट करेंगे तो सारे के सारे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास कैल्शियम क्लोराइड रह जाएगा। यानी अचानक से चेंजेस आ रही हैं, यकदम से चेंजेस आ रही हैं, सडन चेंजेस आ रही हैं। आप इसका ग्राफ भी देखें तो यूँ स्मूथ नहीं है, बल्कि कैसे पैचेस में है, यूँ है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो शो किया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे दूसरा हमारे पास सोडियम सल्फेट है, उसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, आपने इसको एक दफ़ा हीट किया, हीट करने पर क्या हो गया, यकदम से उसके 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एपरेट हो गए, सिर्फ सोडियम सल्फेट रह गया और उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है। यानी यकदम से चेंजेस आ जाती हैं, इसमें कोई स्मूथ वे से चेंजेस वगैरह जो है वो नहीं आती। सो बेटा ये हमने क्या देखा है, हमने जो है वो सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में देखा है। इससे पहले एक मैं अपना लेक्चर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुका है, बट एंड करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शेर सुनाना चाहूँगी जी, कि रास्ते रास्ता नहीं देते, रास्ते रास्ता नहीं देते, जब तक तेरा वास्ता नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि बेटा आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, हम यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं, तो मैं केमिस्ट्री का कहती हूँ कि आप जब तक केमिस्ट्री के अंदर वो कहते हैं ना जी खूब के पढ़ना, ठीक है, यानी आप जब तक उसको डीपली इंटरेस्ट के साथ उसके केमिस्ट्री की रूट्स मतलब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आप जब तक क्लियर नहीं ना करते तो आपको मुश्किल होगा केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। आप कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं ना,
तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि बस ये टॉपिक है तो इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा, थोड़ा सा 2-4 दफ़ा रट्टा लगाया तो चलें ठीक है बात ख़त्म। नहीं, अब मतलब आप पास हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे ले जाएंगे। मार्क्स अच्छे लेना थोड़ी सिर्फ आपका जो है वो मकसद है, ठीक है। आपका मार्क्स अच्छे लेना थोड़ी सिर्फ मकसद है। मकसद क्या है आपका? बेटा जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपको सारी उम्र याद रहे। आपने आगे जाकर बहुत से, आप लोगों में से बहुत सारों ने डॉक्टर्स बनना है, बहुत सारों ने इंशाल्लाह जो आगे केमिस्ट्री की फील्ड में भी जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ टीचर्स बनेंगे। तो अगर आप टीचर अगर बनते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना बस उसको अपना जो है ना इतना सिर्फ पढ़ें कि रट्टा लगाया और मार्क्स अच्छे ले लिए, बस बात ख़त्म। नहीं, आप उसको पढ़ें, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखें, जो चीज़ ऐसा वर्ड आपको जो नज़र आ जाता है उसकी तह तक जाएं कि क्या रीज़न है, साइंटिस्ट ने या किसी ने कोई चीज़ ये वर्ड लिख दिया है तो व्हाट द पर्पस बिहाइंड दैट वर्ड, उस वर्ड को यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या मकसद है, क्या लॉजिक छुपा हुआ है, उस चीज़ तक जाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और फिर आप लोगों ने अगर आगे जाके बहुत सारे लोग आप में से टीचर्स बनते हैं तो आप क्या देंगे? आपने तो उस टाइम रट्टा लगाया था, रट्टा लगा के पढ़ लिया, पढ़ के मार्क्स ले लिए, मार्क्स अच्छे आ गए, बोर्ड भी टॉप कर लिया, बहुत सारों ने बहुत अच्छी पोजीशंस भी ले ली, स्कॉलरशिप भी लग गए। लेकिन फ़ायदा क्या जब आपने उसको रट्टा ही लगाया हुआ था, अंडरस्टैंड करके नहीं किया, पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। वो तो थोड़ी देर का रट्टा था, मार्क्स आगे काम ख़त्म, आगे आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। मार्क्स लेना सिर्फ मकसद ना बनाएं, ऑब्वियसली मार्क्स भी ज़रूरी है अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। लेकिन केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दिल से पढ़ें। आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। आप इसके कॉन्सेप्ट्स देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा करें, इसको डीपली पढ़ा करें, ठीक है। एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके आप पढ़ेंगे तो आप आगे जब जाके किसी को पढ़ाना पड़ जाए, चाहे घर में ही बहन भाई को किसी को पढ़ाना पड़ जाए, एटलीस्ट आपको आता तो हो, पीछे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मकसद है, वो तो आपको पता हो, ताकि आप अगले को पढ़ाएं तो उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। सो बेटा ये मैंने आपको बताना था कि रास्ता नहीं देते, हमें खुद रास्ते ढूंढने हैं। और अगर रास्ता ढूंढ लिया है ना तो हमने उस रास्ते के ऊपर साबित कदम रहना है। साबित कदम रहेंगे तो ही हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। So this is about today. I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz.